हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अचीव वे में। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम हिंदी की क्विज़ के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले वर्णमाला से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देखते चलिए कि आपके कितने क्वेश्चंस सही जाते हैं और लास्ट में हमें कमेंट में लिखकर भी बताइए कि आपने कितने स्कोर को गेन किया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। क्या होती है दोस्तों? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। और वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन वर्णों के 2 प्रकार होते हैं। और जो व्यंजन होते हैं वो कितने होते हैं? हिंदी में व्यंजन 33 होते हैं और स्वरों की संख्या हिंदी में 11 स्वर होते हैं। वर्णों से मिलकर जब हम वर्णों को सुव्यवस्थित क्रम में लगाते हैं तो उससे शब्द बनते हैं। शब्द कैसे बनेंगे? जैसे कि हमने लिखा कै प्लस लै। तो यहाँ पर कै क्या है? एक वर्ण है। लै भी एक वर्ण है। जब हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा कल बन जाएगा। तो कल जो है वो एक शब्द है जिसका एक अर्थ निकलता है। तो वर्णों से मिलकर शब्द बनते हैं। और व्यंजन 33 होते हैं और स्वर 11 होते हैं। और वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण कहलाती है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब दोस्तों, यहाँ पर बताना है वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? शब्दों के समूह को कहते हैं, वर्णों के संकलन को कहते हैं, शब्द गणना को कहते हैं, या फिर वर्णों की व्यवस्थित समूह को बोलते हैं। तो हमने आपको बताया था कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्णमाला होती है, जैसे कि हम वर्ण लेते हैं, वर्ण ए, आ, ई और बड़ी ई, तो इनको एक व्यवस्थित क्रम होता है। जैसे कि ए के बाद हमेशा आ ही आता है और आ के बाद हमेशा छोटी ई आती है, उसके बाद बड़ी ई आती है। ऐसे तो नहीं होता कि पहले बड़ी ई आ गई उसके बाद फिर छोटी ई आ गई, या फिर पहले आ गया फिर बड़ी ई आ गई। ऐसे तो नहीं होता। तो इसमें क्या होता है? इसी को ही कहते हैं व्यवस्थित क्रम में। तो व्यवस्थित क्रम या फिर व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के समूह को वाक्य कहते हैं। वर्णों के संकलन को क्या कहते हैं? वर्णों के संकलन को शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? वर्णों के संकलन को शब्द कहते हैं। निम्नलिखित में से कंठीय ध्वनि कौन सी है? तो कौन सी होती है कंठीय ध्वनि? कंठीय ध्वनि वो होती हैं जो कंठ से उच्चारित होती हैं। तो यहाँ पर कंठ से कौन सी उच्चारित होती हैं? जो फ्रेंड्स, जो कै वर्ग होते हैं वो सारे कंठ से उच्चारित किए जाते हैं। कै वर्ग में कौन कौन से आते हैं? कै, खे, गै, घै, णै। तो यह पांचों के पांचों वर्ण कंठ से उच्चारित होते हैं। तो यहाँ पर हमें कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो हमें ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। कै और खे जो है वो कंठ की ध्वनियों से उच्चारित होते हैं। और तालु की ध्वनि से कौन से उच्चारित होते हैं? तालु की ध्वनि से चै, चै वर्ण जो होते हैं वो तालु की ध्वनि से उच्चारित होते हैं। और टै वर्ण कहाँ से उच्चारित होते हैं? टै वर्ण मूर्धा से उच्चारित होते हैं। टै वर्ण मूर्धा से उच्चारित होते हैं। और य और लै कैसे वर्ण हैं? य और लै अंतस्थ व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और यह यहाँ पर य का उच्चारण स्थान क्या होता है? य का उच्चारण स्थान तो तालु होता है और रै का उच्चारण स्थान दंतमूल होता है। तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। हमने क्या बताया है कि य का उच्चारण स्थान तालु होता है, रै का उच्चारण स्थान दंतमूल होता है, चै का उच्चारण स्थान होगा तालु और टै का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है और कै का उच्चारण स्थान कंठ होता है। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं। क्या बताया था दोस्तों कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से होते हैं? टै वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वो सभी मूर्धन्य व्यंजन होते हैं। तो मूर्धन्य व्यंजन में आएंगे टै, ठै, ढै, ढै और अणै। तो यहाँ पर बताइए आप आंसर कौन सा लगाएंगे? तो हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डै और अडै ये दोनों मूर्धन्य व्यंजन होंगे।
और दोस्तों यहाँ पर ग और घ कौन से वर्ण होंगे, यह होंगे कंठ से उच्चारित होने वाले। और ज और झ ये दोनों तालु से उच्चारित होते हैं। और यहाँ पर प और फ जो होंगे वो ओष्ठ से उच्चारित होंगे। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। निम्नलिखित में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है। अल्प प्राण वर्ण का मतलब क्या बताया था दोस्तों हमने आपको। अल्प प्राण का मतलब होता है वह वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास जो होती है वो कम समय के लिए निकलती है, तो उसको हम अल्प प्राण कहते हैं। तो यहाँ पर हमने बताया था कि जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होता है वर्ग का, वो अल्प प्राण होता है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो होगा वो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, कै और गै। कै जो है वो यहाँ पे आता है और गै जो है वो तीसरा वर्ण है। तो इसका आंसर कै और गै होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से नासिक्य व्यंजन कौन सा होता है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि नासिक्य व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जो कि वर्ग के वर्णों के, जैसे कि हमने आपको बताया था कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। तो कै वर्ग में जो लास्ट का जो वर्ण होता है ये होता है डै। और फिर चै वर्ग का लास्ट का वर्ण, टै वर्ग का लास्ट का वर्ण, तै वर्ग का लास्ट का वर्ण नै होता है और पै वर्ग का लास्ट का वर्ण मै होता है। ये पांचों के पांचों क्या है, ये पांचों के पांचों नासिक्य व्यंजन कहलाते हैं। तो आप देख लीजिए यहाँ पर हमारा आंसर कौन सा होगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, यह नासिक्य व्यंजन है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं। अब यहाँ पर बताना है ए ऐ। हमें यह तो पता है कि ए और ऐ जो है वो स्वर हैं। क्या है, स्वर हैं। और स्वर के जो उच्चारण स्थान के आधार पर हम इनको क्या कहेंगे, तो यह कंठ तालव्य वर्ण कहलाते हैं ए और ऐ। कंठ तालव्य का मतलब है इनका उच्चारण स्थान कंठ तालु से किया जाता है, इसीलिए इनको कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। नासिक वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्थान नाक के द्वारा किया जाता है। मूर्धा वह होते हैं जिनका उच्चारण स्थान मूर्धा के द्वारा किया जाता है। और ओष्ठ वह होते हैं जिनके उच्चारण स्थान में होठों की सहायता ली जाती है, वे ओष्ठीय वर्ण कहलाते हैं। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हिंदी वर्णमाला में आयोगवाह वर्ण कौन सा होता है। आयोगवाह वर्ण दोस्तों हमने आपको चैप्टर में बताया था कि आयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं। इसका आंसर हमारा होगा जो ए और आ होते हैं वो तो आयोगवाह नहीं होते, वो तो एक नॉर्मली स्वर होते हैं। और ई और बड़ी ई भी स्वर कहलाते हैं। ऊ और बड़ा ऊ भी स्वर ही होते हैं, लेकिन अंग्य और अय्य जो होते हैं ये आयोगवाह वर्ण कहलाते हैं, यह स्वर नहीं होते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बताइए कि किस शब्द से द्वितीय व्यंजन है। अब यह बताना है कि द्वितीय व्यंजन कौन से होते हैं। तो द्वितीय व्यंजन का आप एक छोटा सा एग्जाम्पल समझ लीजिए, जहाँ पर भी जिस भी स्पेलिंग या शब्द के अंदर कोई भी, जैसे कि हम बोलते हैं ना डबल एल या डबल ए, डबल बी, इस तरह के जो आधा, जैसे कि आधा अक्षर आएगा और पूरा अक्षर आएगा, जहाँ पर भी वो समझ लीजिए कि वो द्वितीय व्यंजन कहलाते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ पर दिल्ली लिखा है, तो दिल्ली कैसा वर्ण है, दिल्ली एक शब्द है जो कि द्वितीय व्यंजन है, जहाँ पर ल जो है वो 2 बार आ रहा है। तो आप जितने भी, जैसे कि हम लिख देते हैं उच्चारण, उच्चारण, तो उच्चारण में क्या होता है, यहाँ पर 2 च आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि यहाँ भी द्वितीय व्यंजन यहाँ भी लगा हुआ है। तो फिर इसका आंसर ये भी होगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, श, से, है कौन से व्यंजन कहलाते हैं। तो अब हमें बताना है श, से, है कौन से व्यंजन है।
तो दोस्तों हमने आपको बताया था संघर्षी व्यंजनों के बारे में या फिर ऊष्म संघर्षी व्यंजनों के बारे में। ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय मुंह से ऊष्मा निकलती है तो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। और वह व्यंजन कौन कौन से होते हैं? श, से और है। यह सभी ऊष्म व्यंजन या फिर संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो इनका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी भी नहीं लगाएंगे, हम लगाएंगे यहाँ पर संघर्षी व्यंजन, क्योंकि यह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत भी नहीं आते। स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत हमने कितने बताए थे? 25 वर्ण आते हैं, जो कि कौन कौन से वर्ग से होते हैं? कैसे, चैसे, टैसे और पैसे। यहाँ पर 5 वर्गों में से स्पर्श व्यंजन आते हैं। तो इस स्पर्श संघर्षी जो व्यंजन होंगे वो उन्हीं के अंतर्गत होंगे, लेकिन जो खाली ये श, श, है होते हैं, ये स्पर्श वाले व्यंजन नहीं होते। इसीलिए हम खाली यहाँ पर संघर्षी व्यंजन को सही उत्तर मानेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 11 क्वेश्चन, इनमें यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है? तो बताइए कौन सी ध्वनियाँ नवीन विकसित ध्वनियाँ होंगी? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, ख और ग। ख और ग जो है वो नवीन विकसित ध्वनियाँ कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? दोस्तों हमने आपको बताया था कि घोष वर्ण कौन कौन से होते हैं। तो घोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं में कंपन होता है, तो वह घोष वर्ण कहलाते हैं। मतलब कि जैसे कि हम कोई भी वर्ण उच्चारित करेंगे तो क्या होगा? उसमें कंपन होगी, तो यह हम समझ जाएंगे कि यह एक घोष वर्ण, या फिर इसको एक और वर्ड दे देते हैं दोस्तों, इसको हम सघोष भी बोल देते हैं। मान लीजिए कहीं पे घोष लिखा हुआ आएगा या फिर सघोष लिखा आएगा तो उसका मतलब एक ही होता है। तो आप बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा? यहाँ पर इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मैं यहाँ पर इसका सही उत्तर इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि हमने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड लाइन, जो स्टार्टिंग की फर्स्ट जैसे कि हम लिखते हैं कै, ख, ग, घ और ड़, तो यहाँ पर स्टार्टिंग की फर्स्ट जो लाइन होती है, फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों होंगी अघोष, और लास्ट की जो 3 होती हैं वो होंगी सघोष। तो आपको पूछा है यहाँ पर आपको पूछा है घोष वर्ण या फिर सघोष वर्ण, तो आप देख लीजिए मैं जो होता है वो 5वें लाइन में आता है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर सी होगा, मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक अमान्य वर्ण है? दोस्तों यहाँ पर सारे ही मान्य वर्ण होंगे, ख भी, ग, मैं और ध, यहाँ पर कोई भी अमान्य वर्ण नहीं है। नेक्स्ट, कै, ग, जै, फै ध्वनियाँ किसकी हैं? बताइए दोस्तों। तो यहाँ पर ये संस्कृत की ध्वनियाँ भी नहीं है, यह अंग्रेजी की ध्वनियाँ भी नहीं है, और ये दक्षिण भाषा की ध्वनियाँ भी नहीं है। तो ये किसकी ध्वनियाँ हैं दोस्तों? यह अरबी फारसी की ध्वनियाँ होंगी। कौन कौन सी? कै, ग, जै और फै। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो हमें दोस्तों पता है, यह बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको ही पता होगा कि हिंदी के मूलतः वर्णों की संख्या 52 होती है। कितनी होती है? 52 होती है। और यहाँ पर स्वरों की संख्या कितनी होती है? 11 स्वर होते हैं और व्यंजन 33 होते हैं। और हमें अंतस्थ व्यंजन पूछ ले तो अंतस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है, और संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अक्षय ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वरों के अंतर्गत, घोष वर्ण के अंतर्गत, स्वर वर्ण के अंतर्गत, या फिर तालव्य वर्ण के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर जो अक्षय ध्वनि है दोस्तों वो कैसे बनी हुई है ये देखिए पहले तो आप, कि जो हमारी अक्षय ध्वनि होती है वो आधे कै से प्लस श से बनी होती है। किससे बनी होती है? आधे कै से और श से बनी होती है। ऐसे व्यंजन, ऐसे वर्ण जो कि 2 अक्षरों के सहयोग से बनते हैं उनको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो श कैसा वर्ण है? श एक संयुक्त वर्ण है, तो इसीलिए हम इसका आंसर ऑप्शन सी लगाएंगे, संयुक्त वर्ण। और संयुक्त वर्ण कितने होते हैं? संयुक्त वर्ण
4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अक्षय, त्रय, अक्षय, त्रय, ज्ञानी और श्र। यह चारों हमारे संयुक्त वर्ण होते हैं। नेक्स्ट, हिंदी शब्दकोश के अक्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो अब यहाँ पर बताना है हिंदी शब्दकोश में अक्षय का वर्ण किस शब्द के बाद आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा आंसर बनेगा क। क क्यों बनेगा? क इसलिए बनेगा जब हम इसका विच्छेद करते हैं तो हम किस तरह से करेंगे? क प्लस श। तो यहाँ पर जो अक्षय का क्रम होता है वो हिंदी वर्ण में क के बाद आता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, अज्ञेय वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है? अब देखिए दोस्तों यह भी एक संयुक्त व्यंजन है, इसीलिए अब इसको कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे जय प्लस अय्य, तो ये बनेगा अज्ञेय। और यहाँ पर याद रखना दोस्तों, जो प्रथम वर्ण होता है संयुक्त वर्ण का जब हम विच्छेद करते हैं तो प्रथम वर्ण जो होता है उसमें हमेशा हलंत का प्रयोग किया जाता है। अगर उसमें हलंत नहीं लगा होगा तो वह रोंग हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में। दोनों के अक्सर एक जैसे हैं लेकिन यहाँ पर हलंत का अंतर है, तो इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं अब। अघोष वर्ण कौन सा होता है? अब हमें अघोष वर्ण बताने हैं। हमने बताया था वर्णों का जो प्रथम और द्वितीय जो लाइन होती है वो अघोष वर्ण कहलाती है। तो लेकिन यहाँ पर हमें कुछ डिफरेंट वर्ण दिए हुए हैं। वहाँ पर तो हमने स्पष्ट से समझ लिया था, लेकिन यहाँ पर हमें डिफरेंट वर्ण दिए हुए हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो दोस्तों होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी होगा स। अघोष वर्ण स जो होता है वो एक अघोष वर्ण होता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है घ का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट में लिखकर बताएंगे। इससे आगे का क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो आपको टाइम से मिलती रहे। तब